हेलो, मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत अपघटे और वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। आपने हमारा जो पहला वीडियो था आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लें, बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आयनन की मात्रा है उसको प्रभावित करने वाला कारक है वो है वैद्युत अपघटे की प्रकृति। इसमें देखिए, प्रबल वैद्युत अपघटे के लिए आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक मीन्स अधिक होता है। और जो दुर्बल वैद्युत अपघटे के लिए आयनन की मात्रा व आयनन का वेग कम होते हैं। ठीक है, कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। जो प्रबल वैद्युत अपघटे होता है वो जल्दी से आयनों में टूटेगा। जिसका जो प्रबल वैद्युत अपघटे है उसको जल में घोलने के बाद वो जल्दी से टूट जाएगा, जो आयनों में जल्दी से टूटेगा, तो उसकी आयनन की मात्रा है वो अधिक होगी। और आयनन की मात्रा अधिक होगी तो उसका जो वेग है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। और जो दुर्बल वैद्युत अपघटे हैं जो धीरे धीरे अणुओं में टूटेगा तो उसकी आयनन की मात्रा और आयनन का जो वेग है वो दोनों ही कम होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। क्या नोट? इस नोट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो नोट में लिखा हुआ होगा आपके पास वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वैद्युत अपघटे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं वैद्युत अपघटे। पहला होता है प्रबल वैद्युत अपघटे और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघटे। प्रबल वैद्युत अपघटे कौन कौन से होते हैं देखिए, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, NaOS, KOS आदि। ठीक है, एक्सेट्रा। और हमारे जो दुर्बल वैद्युत अपघटे हैं वो हैं CH3COOS, NH4OS। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। प्रबल वैद्युत अपघटे कौन कौन से, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ। NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, NaOS, KOS। और दुर्बल वैद्युत अपघटे हैं CH3COOS, NHO, NH4OS। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कारक है वो कौन सा है? आयनन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा कारक कौन सा है? विलायक की प्रकृति। इसमें क्या है देखिए, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विद्युत अपघटे आयनन की मात्रा व वेग अधिक होते हैं। क्यों अधिक होते देखिए, इसीलिए चूंकि विद्युत अपघटे भी एक ध्रुवीय ही होते हैं। इस बात को समझें। जो हमारे विद्युत अपघटे होते हैं जिसको हम जल में घोलते हैं वो मतलब कितनी स्पीड से या कितनी फास्ट वो जल में घुलकर आयनों में टूटते हैं और उसका जो आयनन का वेग है वो कितना अधिक होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं आयनन। ठीक है, अब ध्रुवीय विलायक जैसे जल एक ध्रुवीय विलायक है तो उसमें जो विद्युत अपघटे होता है, जब आप घोलोगे जल में विद्युत अपघटे को तो उसका जो आयनन की मात्रा और वेग अत्यधिक होंगे। वो क्यों होंगे कि जो विद्युत अपघटे हैं वो ध्रुवीय होते हैं। जो आप जल में घोलोगे विद्युत अपघटे वो क्या होते हैं? ध्रुवीय। और जल भी ध्रुवीय है तो वो अंदर जल्दी से घोल लेगा। एक जैसा जो विलायक है वो एक जैसे विलय को घोल देता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जो ध्रुवीय विलायक होगा वो ध्रुवीय विलय को अंदर घोल लेगा, तो घोल लेगा जिसकी आयनन की मात्रा और वेग है वो अत्यधिक होंगे। ठीक है, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको समझें। आयनन की मात्रा व वेग जो विलयन की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, आयनन की मात्रा वो देखें। आयनन की मात्रा है वो वेग आयनन की मात्रा व वेग हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सांद्रता के होते हैं। किसके? व्युत्क्रमानुपाती 1/सांद्रता। इसमें क्या होता है देखें कि जब सांद्रता अधिक होगी ना तो आयनन की मात्रा व वेग कम होंगे। क्या होंगे? कम।
ठीक है। या सांद्रता कम तो आयनन की मात्रा व वेग क्या होंगे, अधिक, और सांद्रता अधिक होगी तो आयनन की मात्रा व वेग कम होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और समझें। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये ऐसे है, ऐसे करके 1/, सांद्रता क्या है, सांद्रता है, ठीक है। ये जो हैं एक दूसरे के क्या दुश्मन है, ये और ये एक दूसरे के दुश्मन है। जब सांद्रता बढ़ेगी तो जो आयनन या वेग है वो क्या होगा, आयनन की मात्रा वेग घटेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जल आपने जल लिया, उसकी सांद्रता है अधिक, मीन्स गाढ़ा सॉल्यूशन है, सॉरी विलायक है, सॉल्वेंट। तो उसमें जब आप किसी विलय को घोलोगे या विद्युत अपघटय को घोलोगे तो उसका जो आयनन या वेग है वो कम होगा। जो जल गाढ़ा है, विलायक जाल सॉल्वेंट है, वो आपका सांद्र है, तो आपस में अणु है वो धीरे से टक्कर मारेंगे। आपने और विद्युत अपघटय घोल लिया तो वो भी आपस में धीरे से टक्कर मारेगा, तो धीरे टक्कर मारेगा तो उसका वेग भी कम हो जाएगा और आयनन की मात्रा भी कम। सीधी सी आपको बात ध्यान में रखना है कि आयनन की मात्रा या वेग है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आयनन की मात्रा व वेग किसके, सांद्रता के। सांद्रता अधिक तो आयनन की मात्रा व वेग कम। चौथा प्रभावित करने वाला कारक है ताप, टेम्परेचर। आयनन की मात्रा व वेग होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताप के, किसके, ताप के, समानुपाती ताप। कैसे, जैसे आप विलायक है, जल ले लो, उसमें आपने विद्युत अपघटय घोल लिया, जब आप उसे गर्म करोगे तो उसमें जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो गति ज़्यादा करेंगे तो उसका वेग है वो बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो वो आयनन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आयनन की मात्रा मीन्स अणुओं में टूटना, परमाणु में टूटना। जो अणु को आप घोलोगे तो वो सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में वो टूटेगा, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा और आयनन की मात्रा तो बढ़ ही जाएगी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा जो पांचवा कारक है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला, वो देखें, सम आयतन की उपस्थिति। ये क्या होता है समझे। सम आयतन वाले प्रबल विद्युत अपघटय की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व वेग घट जाते हैं। ये कुछ उल्टी सीधी बात लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी। जो सम आयतन वाले प्रबल विद्युत अपघटय की उपस्थिति में जो दुर्बल विद्युत अपघटय का आयनन की मात्रा है ना, वो वेग और मात्रा है वो घट जाते हैं। एक बार समझें, जो हमारे पास सम आयतन वाले प्रबल विद्युत अपघटय की उपस्थिति में क्या होता है, आयनन की मात्रा वे वेग बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं, बढ़े हुए होते हैं, बढ़ जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व वेग घट जाते, ऐसी बात लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको एक बार समझ लें। सम आयतन वाले प्रबल विद्युत अपघटय की उपस्थिति में तो क्या होता है, आयनन की मात्रा व वेग बढ़ जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा वेग क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, वेग घट जाते हैं, क्या होते हैं, घट जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OS के आयनन की मात्रा व वेग घट जाते हैं। जो हमारे पास है NH4Cl की उपस्थिति है, उसमें क्या होता है, आयनन की मात्रा वेग अधिक होते हैं और NH4OS के आयनन की मात्रा वेग घट जाते हैं। इसमें ज़्यादा, इसमें कम होते हैं, ठीक है। इसकी तुलना में इसके जो आयनन की मात्रा व वेग है वो कम होते हैं।
इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हमारे सामने आता है जल का आयनिक गुणनफल। आप इसे Kw से प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। जैसे H2O है हमारे पास, ये कैसे टूटेगा, रिवर्सेबल S पॉजिटिव और OS नेगेटिव में टूटेगा। तो इसका जो आयनिक गुणनफल है वो कैसे निकलता है एक बार देखें। ये हमारे पास जो K है ना, इसे बोलते हो, आप बोल सकते हो साम्य स्थिरांक, ठीक है। पहले आपको साम्य स्थिरांक निकालना है, उसके बाद में हम जल का आयनिक गुणनफल निकालेंगे। देखिए K बराबर क्या होता है, मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ एक बार आप यहाँ पर। ये तो है अभिकारक, ये है उत्पाद, ठीक है। तो उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान और बट्टे में जो हमारा क्या बोलते हैं अभिकारक होता है ना, उसका जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं। मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर देख लें एक बार, लिखने में सही नहीं आएगा। ये देखिए, ये S पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान, मीन्स इसे कोष्टक में बंद करना है, जैसे S पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है ना, और OS नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान, बट्टे में H2O का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। इसे क्या बोलते हो, साम्य स्थिरांक। क्लियर, ठीक है। अब देखें, इस H2O को हम इधर भगा लेंगे, किधर, इधर, तो उस साइड क्या बच जाएगा, S पॉजिटिव और OS नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखना है आपको KH2O S पॉजिटिव और OS नेगेटिव के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो अब आप ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या बोला था आपने, आयनिक गुणनफल Kw, तो S पॉजिटिव OH नेगेटिव के सक्रिय द्रव्यमान इजिकल टू 1.10⁻⁻14। आपको जब भी आयनिक गुणनफल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करना, ठीक है। इसका सीधा भी याद रख सकते हो, Kw इजिकल टू S पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान और OS नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 1.10⁻14। इसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट लिखा हुआ है, इसको याद रखना है ज़रूर। जल के 550 लाख अणुओं में से एक केवल अणु ही आयनित होता है। ऐसा नहीं कि आपने जल में जो होता है 550 लाख अणुओं में से केवल एक ही अणु क्या होता है, आयनित होता है। तनु विलयन में H2O 55.55 मोलरता होती है। जो तनु विलयन होता है उसमें जो जल होता है, जल की जो मोलरता होती है कितनी होती है, याद रखना है आपको, 55.55 m, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक या भस्म, एसिड एंड बेस। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।